मार्केट में जो शेयर प्राइस है क्या है, और आने वाले फ्यूचर में इसका शेयर प्राइस कहाँ तक किस लेवल पर जाने वाला है, हाई रिटर्न देगा या फिर लो जाएगा। अभी आपको सब कुछ पता चलने वाला है, कंपनी क्या काम करती है, डिटेल में सब कुछ समझने वाले हैं, कंपनी कहाँ की है, सब कुछ समझेंगे डिटेल में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का परिचय पहले देना चाहेंगे। कंपनी की स्थापना जून 2004 में हुई थी, रायपुर छत्तीसगढ़ में। विनिर्माण संयंत्र रायपुर और विशालपुर। कुल क्षेत्रफल 52.93 एकड़। उत्पाद श्रेणी की बात करें तो स्पंज आयरन, एमएस बिलेट्स, टीएमटी बार्स, डोलोचार, पेलेट्स, पिग आयरन, उप उत्पाद, यानी कि इतने सारे चीज़ें बनाती है। वर्तमान स्थापित क्षमता मार्च 2023 तक का डाटा खाली यहाँ पे दिख रहा है। एमएस विलेट्स 57,600 टन प्रति वर्ष इन्होंने बनाया है। मार्च 2023 तक इनकी उत्पाद की क्षमता रही है। टीएमटी बार्स 54,000 टन प्रति वर्ष। कुल स्थापित क्षमता 2,31,600 टन प्रति वर्ष। कुल स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 5 लाख ही है ना, 5,01,000 टन प्रति वर्ष करना। कैस्टविक पावर प्लांट की क्षमता को 5 मेगावाट से बढ़ाकर 20 मेगावाट करना। वित्तीय प्रदर्शन FY23 में युद्ध लाभ 54 रुपये करोड़। FY22 में 28.7 करोड़। ये क्या मतलब, समझ में नहीं आया। मतलब ये वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो FY23 में युद्ध का लाभ इनको मिला है 54 करोड़, और FY22 में 28.7 करोड़, ऐसा कुछ सीन है। FY23 में संचालक से राजस्व 515.7 करोड़। FY22 में 414 करोड़। इसका मुझे आइडिया नहीं है क्या चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे। IPO विवरण की बात करें तो इश्यू आकार 171 करोड़ फ्रेश इशू। प्राइस बैंड 195 रुपये से 207 रुपये प्रति शेयर पर ये IPO आया था। इशू अवधि 26 से 28 जून 2024 जून में इशू हुआ था। लॉट साइज की बात करें तो 72 शेयर एक लॉट में थे। लिस्टिंग की BSE और NSE दोनों पे लिस्ट है। उपयोग की बात करें, विशालपुर संयंत्र में विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय, HDFC बैंक से लिए गए ऋण की चुकौती, सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए पूंजीगत व्यय। ISO 14001 2015 रायपुर संयंत्र को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त है। श्रमिक संख्या, कंपनी में कुल 533 कर्मचारी हैं, जिनमें से 298 स्थायी कर्मचारी हैं। उद्योग के प्रतिष्ठा, कंपनी मध्य भारत में प्रमुख स्टील निर्माताओं में से एक मानी जाती है। यानी कि ये कंपनी जो है वो स्टील का काम करती है, जैसे कि ब्रज आयरन स्टील से ही समझ में आता है कि आयरन स्टील का ही काम करती है। कंपनी की छवियाँ, कंपनियों में संयंत्रों और उत्पादों की छवियाँ निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित में आई है। ब्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड का IPO निवेशकों के लिए एक आकर्षण अवसर प्रस्तुत करता है, विशेषकर
उन लोगों के लिए जो स्टील उद्योग में निवेश करने की सोच रहे हैं। कंपनी की विस्तार योजनाएं और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन इसके एक संभावित निवेश विकल्प बनाते हैं। ये आईपीओ आ रहा था तब का शायद डेटा दिख रहा है कि आईपीओ आ रहा था उस टाइम पे कैसा बिहेव करना था लोगों को। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, तो बने रहिए। यहाँ ब्रज आयरन स्टील लिमिटेड पर एक और अधिक विस्तृत और ओके आईपीओ की बात हमने कर ली, प्रमाण पत्र की बात कर ली, ISO 14001/2015 कर्मचारियों की बात कर ली। भविष्य की दृष्टि और मिशन। ब्रज आयरन स्टील एंड लिमिटेड की दृष्टि है भारत के हर कोने में महत्वपूर्ण स्टील पहुंचाना और निर्माण क्षेत्र में विकास में भागीदार बनाना। इस लक्ष्य को पाने के लिए कंपनी निरंतर अनुसंधान, निवेश और नवाचार पर जोर देती है। ब्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड आज भारत के इस्पात उद्योग में एक भरोसेमंद और तेजी से बढ़ती हुई कंपनी बनकर उभरी है। स्थानीय उत्पादन, आधुनिक तकनीक, कुशल प्रबंधन और स्पष्ट विस्तार योजनाओं के चलते यह कंपनी निवेशकों के लिए एक शानदार अवसर और भारत के विकास के लिए एक मजबूत स्तंभ बनी है। अभी हम इसके शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। भाई जब ये आईपीओ आया था तो उस टाइम 195 से 207 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड था। लिस्टिंग मूल्य 240 रुपये प्रति शेयर पे लिस्ट हुआ था BSE और NSE पर। लिस्टिंग प्रीमियम 33 रुपये लगभग 16% का था। लिस्टिंग दिन का उच्चतम मूल्य 248 रुपये प्रति शेयर। लिस्टिंग दिन का न्यूनतम मूल्य 228 रुपये प्रति शेयर। जिस दिन ये लिस्ट हुआ उस दिन का हाई रेट था 248 रुपये और कम था तो सबसे कम जो था वो 228 रुपये। लिस्टिंग दिन का बंद मूल्य 240 रुपये। 240 रुपये पर ये क्लोज हुआ था लिस्टिंग के दिन पे, ठीक है। अब हाल की शेयर मूल्य गतिविधियों के बारे में बात करें तो 21 अप्रैल को ये 159 रुपये पर बंद हुआ था। इसका 161 रुपये हाई बना था और 153 रुपये न्यूनतम था, यानी कि 1.13% का प्लस देखने को मिला था उस दिन पे। 17 अप्रैल, ये मैं ऊपर से बताने लगा यार, नीचे से बताना चाहिए था मेरे को, ठीक है। अभी देखिए इसमें जो सबसे लो प्राइस दिख रहा है मुझे वो 8 अप्रैल नहीं 7 अप्रैल को दिख रहा है। 7 अप्रैल को, हाँ 7 अप्रैल को सबसे कम है। 7 अप्रैल को इसका क्लोजिंग था 154 रुपये 76 पैसे पे और हाई इसने मारा था 161 रुपये 85 पैसे और इसका सबसे लो गया था 135 रुपये, यानी कि उस दिन इसने -1.71% का रिटर्न दिया था, नेगेटिव रिटर्न।
तो ये विराज आयरन स्टील अभी के टाइम पे आपको पता होगा कि आज के डेट में इसका प्राइस लगभग 180 से लेके 190 के बीच में ट्रेड कर रहा है, यानी 183, 84, 85, 86, 82 इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। आज के प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। और इसका जो लिस्टिंग प्राइस था वो कितना था, अभी हमने देखा, हमने बात करा। लिस्टिंग प्राइस इसका था भाई 240 रुपये, यानी कि अभी भी ये अपने लिस्टिंग प्राइस से लगभग 50 से 55 रुपये, नहीं, हाँ 50-55 नहीं यार, 80-90 रुपये। हाँ यार 50, 55, 60, 70 रुपये, यूँ समझ लीजिए 60 रुपये अप्रोक्स। अभी भी अपने लिस्टिंग से 60 रुपये कम चल रहा है और ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है अभी पे। जिन्होंने पहले पैसे इन्वेस्ट करे थे स्टार्टिंग के टाइम पे तो ये हाई जा रहा था, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने शेयर को बाई किया था और अभी के टाइम पे उनका पोर्टफोलियो रेड दिख रहा है, क्योंकि अभी उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया था। 135 तक आ गया था, लेकिन अभी भी रिकवर करते करते 180 और 190 के बीच तक पहुंच चुका है। उस बीच में ये ट्रेड कर रहा है और धीरे धीरे बाउंस बैक करेगा। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी घाटे में जाने वाली है। कंपनी आयरन एंड स्टील का काम करती है, तो आपको पता ही है कि स्टील के दाम अभी थोड़े से डाउन हैं, लेकिन जब स्टील के दाम बढ़ेंगे तो कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगी। और आपको पता ही है कि स्टील के दाम कब बढ़ जाएं कोई भरोसा नहीं, और कंपनी काम अच्छा करती है तो शेयर के दाम तो वैसे भी बढ़ने वाले हैं। कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2024 में लिस्ट हुई है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अभी 1 साल लगभग इसको हुए हैं। एग्जैक्ट मैं बताऊं तो कितना हुआ है, एग्जैक्ट 26 जून 2024 में, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल में कंपनी क्या ही करेगी, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जिस तरह से वो नीचे गई थी अभी बाउंस बैक कर रही है, उस हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पैसे अगर इन्वेस्ट करना हो तो भाई अच्छे से रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना, अच्छे से समझ लेना उसके बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी के फ्यूचर और कंपनी के पास्ट के बारे में अच्छे से समझ लेना, उसका फाइनेंशियल डेटा देख लेना, वो कंपनी कितने कर्ज में है, कितने कर्ज में नहीं है, कंपनी के पास होल्डिंग कितनी है और पब्लिक के पास होल्डिंग कितनी है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना आप। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ जो आपको फाइनेंशियल एडवाइस दूंगा। बाकी ये आप अपने रिस्क और जोखिम पर काम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।